Hello, my dear students. How are you all? I welcome all of you on WS Academy. This is part 6 of Ecology Environment MCQ series and हमने जो है बहुत सारे क्वेश्चंस किए नेशनल पार्क्स के रिलेटेड, ठीक है. सो दिस इज़ पार्ट 6 ऑफ द सीरीज़. हमने पार्ट 5 तक किया है. जिसने नहीं देखा वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं. मैंने प्लेलिस्ट भी बना के रखा है इकोलॉजी एनवायरनमेंट MCQs, राइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अब हम नेशनल पार्क से थोड़ा आगे आएंगे और बाकी जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट है वो करेंगे. आई होप कि आपको अब मैक्सिमम नेशनल पार्क्स को का जो नाम और स्टेट जो है याद रही होंगी. So question number 1 is here on your screen. Ecology deals with the study of. Here are the 4 options. Write your answer in the comment section or the live chat box. Living beings, living and non-living components, reciprocal relationship between the living and non-living components, environment. जो इकोलॉजी है वो किस चीज़ के साथ डील करती है, कौन सी स्टडी, इकोलॉजी हम किस चीज़ की स्टडी को बोलते हैं. सो चूज़ द राइट आंसर. बेसिकली जो इकोलॉजी होती है ना वो होती है स्टडी जो लिविंग एंड नॉन लिविंग. फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमंस हम क्या है, हम लिविंग थिंग्स है ना. एनिमल्स ये भी लिविंग थिंग्स है, राइट. बर्ड्स भी लिविंग थिंग्स है, राइट. अच्छा, ये कैसे रिलेशन रखते हैं, ये कैसे इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ. जैसे एयर है, एयर नॉन लिविंग है ना, लेकिन इट इज़ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट. अच्छा, लैंड है ना, सॉइल, ह्यूमंस उस पर एग्रीकल्चर करते हैं, सॉइल उगाते हैं, वाटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. तो एक डिफरेंट आपको पता है जैसे साइकिल चलता है हमारे एनवायरनमेंट में, डिफरेंट साइकिल्स चलते हैं, तो वो साइकिल्स डिस्टर्ब भी होते हैं एनिमल्स और ह्यूमंस की वजह से. तो इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी एक स्टडी होती है इसी की कि इन जो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स है इसके इनके बिटवीन जो है रिलेशनशिप कैसी है और कैसे चल रहा है इनके बिटवीन. दिस स्टडी इज कॉल्ड द इकोलॉजी, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 2. सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2. एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज. इकोसिस्टम में आपको पता है कि बेसिकली देखो पहले क्वेश्चन देख लीजिए. एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम इज. इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो कैसा है, यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल, नन ऑफ द अबव. देख लीजिए. फॉर एग्जाम्पल ये हमारा जो सन है ना, ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है. ये जो एनर्जी देता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट, तो ये प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब करते हैं. इस सनलाइट की हेल्प से ये क्या करते हैं, खाना बनाते हैं अपने लिए भी और अब खुद को भी ग्रो करते हैं, खुद को चलाने के लिए भी, ठीक है. अब हर्बीवोर्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं वो आते हैं और इन प्लांट्स को खा जाते हैं, ठीक है. जब वो इन प्लांट्स को खाते हैं वो भी ग्रो होते हैं, वो भी हेल्थ उनका हेल्थ भी अच्छा रहता है, वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके और बच्चे आते हैं. अच्छा, हो गए हर्बीवोर्स. फिर यहाँ पे अब ये हर्बीवोर्स जब अच्छे खासे होते हैं तो एक और जानवर आता है जो सिर्फ मांस खाता है, उनको हम कार्निवोर बोलते हैं. तो कार्निवोर आया, इसको खाया. जब ये अच्छा होगा तो हर्बीवोर भी अच्छा होगा, जब हर्बीवोर अच्छा होगा तो कार्निवोर के लिए भी खाना है, तो कार्निवोर जब अच्छा होगा. अब जैसे ह्यूमन्स है या कुछ और है वो ऑमनीवोर होते हैं, वो ये भी खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं. तो जब ये चीज़ें अच्छी होंगी तो हम भी अच्छे हैं, ठीक है. तो एनर्जी फ्लो होता है. एनर्जी आई सन से, आ गई इसमें प्लांट्स में, प्लांट से चली गई एनर्जी हर्बीवोर की ओर, हर्बीवोर से चली गई कार्निवोर और ओमनीवोर की ओर, ठीक है. तो ये ऐसी एनर्जी फ्लो होता है कहाँ पे, इकोसिस्टम में, राइट. तो क्या ये एनर्जी यूनिडायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल है, मल्टी डायरेक्शनल है, नन ऑफ द. चूज द आंसर. इट इज़ यूनिडायरेक्शनल. कैसे, देखो जो सन से एनर्जी आती है ना वो प्लांट में आ गई, ठीक है, प्लांट से हर्बीवोर में आ गई, हर्बीवोर से कार्निवोर में आ गई. क्या कार्निवोर वापस हर्बीवोर को कुछ वापस देता है, क्या हर्बीवोर उस प्लांट को कुछ वापस देता है, नहीं. प्लांट उसने खाया तो खत्म खेल. क्या प्लांट सूरज को वापस देता है एनर्जी, बिल्कुल भी नहीं. इट इज़ यूनिडायरेक्शनल, ठीक है. इट इज़ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल. ऐसे पिरामिड हम बनाते हैं ना, यहाँ पे नीचे ग्रास रखते हैं, ग्रास के ऊपर शीप रखते हैं, शीप सिर्फ ग्रास खाता है, शीप के ऊपर लॉइन रखेंगे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लॉइन इसको खाएगा, ठीक है, लॉइन को भी कोई खाएगा. तो इट इज़ एनर्जी फ्लो ऐसे होता है, नीचे से ऊपर चला जाता है, ठीक है. अब देखो यहाँ पे जो एनर्जी जनरेट होती है ना ये पूरी यहाँ नहीं जाएगी. क्यों, एक तो ये ग्रास खुद को ग्रो करने में हेल्प करेगा ना, बाकी खुद को रेस्पिरेशन में, बाकी चीज़ों में, फिर बाकी ये खाएगा. तो जितना ऊपर ऊपर जो एनर्जी जा रही है ना वो कम, यहाँ पे 100% एनर्जी फॉर एग्जाम्पल होगी, ऊपर कम कम जाएगी, ठीक है. तो दिस इज ऑल्सो कंसेप्ट हेयर. सो ये यूनिडायरेक्शनल होती है. इट इज़ यूनिडायरेक्शनल. एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम में यूनिडायरेक्शनल होता है, ओके.
द सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज, इकोसिस्टम में सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज, ठीक है, एक पूरे इकोसिस्टम में बेसिकली सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सनलाइट, डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए। बताइए क्या होता है सोर्स ऑफ एनर्जी एक इकोसिस्टम में? एंड यस इट इज, बताइए आप। पहले जो मैंने अभी फुल फॉर्म बताई ना इनकी, एटीपी, डीएनए और आरएनए की, वो कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। एटीपी क्या होता है? क्या आपको पता है एटीपी क्या होता है? आपको पता है एटीपी क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम में होगा, मेन सोर्स ऑफ, हमारा मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? इट इज सनलाइट होती है, क्योंकि सारे ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स हो चाहे एल्गी हो, ठीक है, या कोई साइनो बैक्टीरिया हो, वो सारी एनर्जी लेते हैं सन से ही, ठीक है। शाबाश। सो सनलाइट या और सन इज द राइट आंसर। यहाँ पे गलत आंसर दिया हुआ है। डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम इज, इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या है? बताइए। Community of organisms together with the environment in which they live. The abiotic component of habitat, देखो अगर abiotic component है, abiotic मतलब क्या होता है? abiotic मतलब होता है नॉन लिविंग, ठीक है। अच्छा, बायोटिक अगर होगा ना, वो होता है लिविंग, ठीक है। यहाँ पे बताता है abiotic component of a habitat। सिर्फ नॉन लिविंग इकोसिस्टम की हम डेफिनेशन नहीं बता सकते ना, नॉन लिविंग कंपोनेंट। पार्ट ऑफ अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर विच इनहेबिट्स, क्या ये अर्थ का पार्ट और एटमॉस्फेयर की बात करते हैं जिसपे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं? A community of organisms interacting with one another। बताइए। बेसिकली इकोसिस्टम जो होता है ना, इट इज़ अ कम्युनिटी, ये होती है, इट्स अ इकोसिस्टम होता है कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टुगेदर विद द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। एक तो ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी, और इकट्ठे जब वो एनवायरनमेंट में रहते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। बेसिकली इकोसिस्टम इज अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी दैट लिव्स इन कंजुगेशन विद द नॉन बायोलॉजिकल कम्युनिटी। ये आपस में जब रहते हैं एनवायरनमेंट के साथ, जैसे सॉइल, एयर, वाटर होता है, वो नॉन लिविंग है, उसके साथ एक साथ जब ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके। Association between two individuals or populations where both are benefited and where neither can survive without the other is। तो आपको एसोसिएशन के बारे में बताना है। आपने बहुत सारे एसोसिएशन के बारे में पढ़ा होगा, जहाँ पे दो पॉपुलेशंस या दो इंडिविजुअल्स, जहाँ पे दोनों बेनिफिट होते हैं। एक एसोसिएशन मतलब इकट्ठे रहते हैं, दो तरह के जो इंडिविजुअल्स वो इकट्ठे रहते हैं, जहाँ दोनों बेनिफिट होते हैं, दोनों बेनिफिट पाते हैं इससे, और एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाएंगे, एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाएंगे। बताइए। दो इंडिविजुअल्स किसी एसोसिएशन में होती है, दो तरह की पॉपुलेशन होती है, जहाँ पे दोनों को बेनिफिट होता है एक साथ रहने में, और एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाएंगे। ऑप्शंस आर कंपटीशन, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, प्रोटो कोऑपरेशन।
बताइए क्या आंसर है इसका। ऑप्शन सी, म्यूचुअलिज्म इज द राइट आंसर। ठीक है, म्यूचुअलिज्म में दोनों को बेनिफिट होता है और एक दूसरे के बगैर नहीं रहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ज़रा कोई मुझे कमेंट सेक्शन में एग्जाम्पल बोल सकता है इसका म्यूचुअलिज्म का। फॉर एग्जाम्पल बीज एंड फ्लावर्स, जैसे होनी बीज होती है, बीज यहाँ से बीज जो है ना वो फ्लावर से रस चूसती है, उनका फूड मिलता है उनको। ठीक है, वो नेक्टर लेती है यहाँ से, या हनी बनाने के लिए भी उनको वो काम आता है। अच्छा, अगर फ्लावर्स ही नहीं होंगे तो हनी बीज पे असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, उनका खाना ही बंद हो जाएगा। अगर अगर यहाँ पे आप फ्लावर्स है और बीज नहीं है, फ्लावर्स पे असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि फ्लावर्स में जो बीज है, जो बीज है वो फ्लावर्स में क्या करती है, फ्लावर्स में वो पॉलिनेशन कराती हैं। ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स में, फ्लावर्स में रिप्रोडक्शन होती है, वो रिप्रोड्यूस कर पाती है, वो उनमें सीड बनता है। तो दोनों के लिए एक दूसरे का होना बहुत ज़रूरी है। सो ऑप्शन सी इज अ म्यूचुअलिज्म, राइट। और अगर हम कंपटीशन की बात करेंगे, ये दोनों के लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि कंपटीशन तब होता है जब हमारे पास रिसोर्सेज कम होंगे और दोनों स्पीशीज जो है एक ही रिसोर्स के पीछे पड़े हुए हैं, तो उसको कंपटीशन बोलते हैं, दोनों के लिए हार्मफुल होता है। और कॉमन्सलिज्म होगा जहाँ पे दो स्पीशीज होती हैं, लेकिन ये बेनिफिट करता है एक ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, बेनिफिट करता है एक ऑर्गेनिज्म को, लेकिन दूसरे को फर्क ही नहीं पड़ता है, दूसरे को अनअफेक्टेड रहता है दूसरा। ठीक है, कंपटीशन में दोनों के लिए हार्मफुल होता है, कमेंसलिज्म में एक के लिए बेनिफिट देता है, दूसरे के लिए अनअफेक्टेड होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इन एन इकोलॉजिकल सक्सेशन इज कॉल्ड। फाइनल स्टेबल कम्युनिटी को हम इकोलॉजिकल सक्सेशन जब होता है उसमें क्या बोलता है, हम बोलते हैं हम फाइनल स्टेबल कम्युनिटी को। बताइए। ऑप्शंस क्या है यहाँ पे, फाइनल कम्युनिटी, अल्टीमेट कम्युनिटी, सिरल कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। जो फाइनल कम्युनिटी होती है और जो स्टेबल कम्युनिटी होती है इकोलॉजिकल सक्सेशन में, उसको हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल सक्सेशन का टॉपिक पढ़ा है आपने क्या? उसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्योंकि ये स्टेबल इसलिए होती है, इट डज नॉट चेंज मच इन कंपोजिशन फ्रॉम ईयर टू ईयर। जब सक्सेशन क्लाइमेक्स पे पहुंचता है तो उसके बाद ही एक साल से दूसरे साल ज़्यादा चेंज नहीं होती है। बाकी जो सक्सेशन होती है ना वो चेंज हो जाती है, लेकिन ये चेंज ज़्यादा नहीं होती है। सो दिस क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज द राइट आंसर। ओके, now another question. A group of individuals of a plant or animal species inhabiting a given area is called. बताइए इसको हम क्या बोलते हैं? A group of individuals of a plant or animal species inhabiting a given area is called. एक फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है, या एनिमल के हों या प्लांट्स के हों, ये फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोम, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, कम्युनिटी। बताइए। बेसिकली जब स्पेसिफिक एरिया की बात की गई हो ना तो इसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। ये बेसिकली ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है जो कि सेम स्पीशीज़ के होते हैं। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होगा लेकिन ये सेम स्पीशीज़ के होते हैं। ठीक है, जैसे हम इंडियन पॉपुलेशन की बात करते हैं, वो सेम स्पीशीज़ है ना, ह्यूमन है, सारे होमोसेपियंस है, लेकिन एक पर्टिकुलर गिवन एरिया में रहते हैं ना, तो उसको हम जो इनहेबिट करते हैं सेम एरिया, उनको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। राइट। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अनदर क्वेश्चन, कंजर्वेशन कंजर्वेशन विद इन द नेचुरल हैबिटेट नेचुरल हैबिटेट में अगर हम कोई कंजर्वेशन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं?
ठीक है, आपने देखा होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, आपने देखा होगा जो बॉटनिकल गार्डन्स, ठीक है, जीन बैंक्स, इन सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन, इन वोवो कंजर्वेशन, एक्स वोवो कंजर्वेशन, बताइए उसको हम क्या बोलते हैं? जब हम नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्वेशन का इंतजाम करते हैं ना, जब हम नेचुरल हैबिटेट में ही किसी चीज़ को, किसी एनिमल को, किसी प्लांट को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, उसको हम बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, क्योंकि हम उसको नेचुरल हैबिटेट से बाहर नहीं लेके जाते हैं, बस उसी नेचुरल हैबिटेट में उसको कुछ अरेंजमेंट्स करते हैं उसको कंजर्व करने की। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके, वेरी गुड। ऑल और इन सिटू कंजर्वेशन एफर्ट्स एक्सेप्ट, इनमें से इन चार ऑप्शंस में से सारे क्या है? इन सिटू कंजर्वेशन एफर्ट्स है। नेचुरल हैबिटेट में जो है कंजर्व करने के एफर्ट्स है, एक के बगैर, वो एक कौन सा है? नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, जू, बताइए। मैंने आपको बहुत सारे नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ा है, जैसे सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये होता है कान्हा, दुधवा, कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, या सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में पढ़ाया, बायोस्फीयर, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। आपने देखा होगा वो सारी नेचुरल एनवायरनमेंट में है ना, नेचुरल एनवायरनमेंट में अपने ही जगह पे उनको सेव करके रखा है। लेकिन जो जू है ना, इसको बनाया जाता है, इस पे ये जो है इसको इन सिटू कंजर्वेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं होगा। जू में सारी एनिमल्स और प्लांट्स जो है ना वो दूर दूर से लाए जाते हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कंजर्वेशन आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट इज, बताइए। अब अगर नेचुरल हैबिटेट के बाहर हम कंजर्वेशन करते हैं, जैसे मैंने अभी जू की एग्जांपल दी, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? इन सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन, इन वोवो कंजर्वेशन, एक्स वोवो कंजर्वेशन, बताइए। उसको हम बोलेंगे, शाबाश, एक्स सिटू कंजर्वेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसको हम एक्स सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं। ओके, व्हाट इज द एनिमल सिंबल ऑफ WWF? वर्ल्ड वाइड फंड एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड वाइड फंड, जो वर्ल्ड वाइड कंजर्वेशन के लिए काम करती है, उसको फंड्स प्रोवाइड करती है। उनका सिंबल, एनिमल सिंबल क्या है? रेड पैंडा, गेट पैंडा, टाइगर, कंगारू, बताइए क्या है उनका सिंबल एनिमल? एंड यस इट इज गेट पांडा। इनका सिंबल एनिमल है किसका? वर्ल्ड वाइड फंड का, ये एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज टर्म्ड एज, कटिंग डाउन, अगर हम जो है ट्रीज को कट डाउन करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? फॉरेस्ट्रेशन, प्लांटेशन, डिफॉरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी। देखो, फॉरेस्टेशन हो गया कि फॉरेस्ट्स को बनाना, प्लांटेशन हो गया प्लांट्स को लगाना, बायोडाइवर्सिटी मतलब हो गया कि जितने भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं हमारे पास। सो यस, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। जब हम ट्रीज को कट डाउन करते हैं, जब हम जंगल को काट देते हैं, हम ख़त्म करते हैं फॉरेस्ट्स को, तो इट इज़ डिफॉरेस्ट्रेशन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द नेचुरल प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी इज नोन एज, किसी भी ऑर्गेनिज्म या कम्युनिटी की नेचुरल जगह जो होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक नेचुरल जगह जो होती है एक कम्युनिटी की या एक ऑर्गेनिज्म की, अपनी रहने की जगह होती है। निशे, बायोम, हैबिटेट, हैबिट, बताइए। जैसे बालू है, उसकी अपनी रहने की जगह है, एक नेचुरल जगह है, उसको हम क्या बोलते हैं? सो यस, इट इज कॉल्ड हैबिटेट। So option C is the right answer. Moving to another question, the organisms that live on organic material and absorb organic molecules by digesting enzymes are called. ऐसे organisms को हम क्या बोलते हैं जो organic materials पे ही रहते हैं और उन organic materials molecules को क्या करते हैं? वो डाइजेस्ट करते हैं। उनमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो उन मॉलिक्यूल्स को, बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को, छोटे मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। एक बड़ा मॉलिक्यूल है, उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन किया, फिर उसको एब्जॉर्ब किया, ठीक है, कुछ एंजाइम्स की हेल्प से। तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं जो ऑर्गेनिक मटेरियल पे रहते हैं,
फिर उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करते हैं एंजाइम से। ऑप्शंस आर डिकम्पोजर्स, प्रोड्यूसर्स, कॉर्निवर्स, ओमनिवर्स। बताइए। एंड द राइट आंसर इज डिकम्पोजर, क्योंकि प्रोड्यूसर होता है प्लांट्स जो खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। ओमनिवोर होगा जो दोनों खाएगा, हर्ब भी खाएगा, एनिमल भी खाएगा, ठीक है। कॉर्निवोर होता है जो एनिमल्स को खाता है सिर्फ, और डिकम्पोजर्स होता है जो डिकम्पोज करते हैं, मॉलिक्यूल्स को डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, को हम डिकम्पोजर बोलते हैं। प्लांट्स आर ऑल्सो रिगार्डेड एज, प्लांट्स को हम एक और नाम क्या बोलते हैं? फ्लोरा, फोना, फ्लावर, बॉटनी, ठीक है। बॉटनी एक सब्जेक्ट है जिसमें हम सारे प्लांट्स को पढ़ते हैं, ठीक है। जोलॉजी हम किसको बोलते हैं? जहाँ पे हम एनिमल्स को पढ़ते हैं, राइट। फ्लावर होता है, ये पार्ट ऑफ द प्लांट होता है, प्लांट का पार्ट होता है। अच्छा, फोना क्या हो गया? फोना हो गया जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स हम देखते हैं, तो फोना होगा एनिमल बायोडाइवर्सिटी। और प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? प्लांट्स को हम फ्लोरा बोलते हैं, राइट। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ट्रॉपिकल लेवल्स आर फॉर्मड बाय, ट्रॉपिकल लेवल्स, मैंने आपको ट्रॉपिकल लेवल्स क्या है, जैसे मैंने ये बनाया पैरामिड, डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल्स मैंने आपको इसमें दिखाई। प्रोड्यूसर्स हैं, फिर है जो है हर्बिवोर्स हैं, फिर कॉर्निवोर्स है, टॉप कॉर्निवोर्स है, टॉप प्रीडेटर्स है, ठीक है। दीज आर द ट्रॉपिक लेवल्स। इसमें कौन सा लेवल में कौन सा नीचे आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा। तो ट्रॉपिक लेवल्स जो है ना वो किससे बनती हैं? ओनली प्लांट्स, ओनली एनिमल्स, ओनली कॉर्निवोर्स, ऑर्गेनिजम्स लिंक्ड इन फूड चेन। बताइए और आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी, ऑर्गेनिजम्स लिंक्ड इन फूड चेन, वही ट्रॉपिक लेवल्स बनाते हैं। जैसे इसमें ग्रास भी आएगा, क्योंकि ग्रास सन की एनर्जी से उगता है ना, तो ग्रास अकेला क्या करेगा जब तक उसको डेयर नहीं खाएगा, ठीक है। ऐसे ही वहाँ से फिर स्पैरो, वो भी दाने पे उगती है, फिर वहाँ से स्नेक आके इसको खाएगा, ठीक है। यहाँ से ईगल आके इसको खाएगी, वहाँ से फिर जो है बियर आके इसको खाएगा, ठीक है। ऐसी ये चेन चलती है। तो ऑर्गेनिजम्स लिंक्ड इन अ फूड चेन वही बनाती है, दे बेयर ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक है। द वेराइटी अमंग स्पीशीज एंड विद इन स्पीशीज इज कॉल्ड एज, जो वेराइटी होती है ना, डिफरेंट काइंड्स, वेराइटी को हम बोलते हैं, वेराइटी मतलब हो गया डिफरेंट जब चीज़ें होंगी। जो स्पीशीज़ में, हाँ, एक स्पीशीज़ में डिफरेंट वैरायटी होती है, कुछ काले होते हैं, कुछ लाल होते हैं, कुछ पीले होते हैं, या तो एमंग स्पीशीज़ मतलब 10 स्पीशीज़ में जो वैरायटी होती हैं, या विद इन स्पीशीज़ एक स्पीशीज़ में जो वैरायटी होती हैं, क्योंकि डिफरेंट किस्में होती हैं, डिफरेंसेस तो होती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इन्फॉर्मेटिक्स, रिडक्शन, डिडक्शन, डाइवर्सिटी। बताइए। इसको हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी, कितने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, उतनी जितने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होंगे, जितनी डिफरेंट स्पीशीज़ होंगी, उतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। हम जो बोलते हैं ना कि ये बहुत ही डाइवर्स कंट्री है इंडिया, क्योंकि इंडिया में डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं। ऐसी ही डाइवर्सिटी इकोलॉजी में आती है जब विद इन स्पीशीज़ एंड एमंग स्पीशीज़ बहुत वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमारे पास होते हैं। द सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इन इकोसिस्टम इज कॉल्ड, इस ऑब्वियसली इसका सीधे आंसर है यहाँ पे फूड चेन। फूड चेन होती है जब एक सीक्वेंस में हम बोलते हैं, जैसे मैंने अभी दिखाया, ग्रास के ऊपर आएगा ऐसे स्पैरो, उसके ऊपर आएगा स्नैक, ऐसे उसके ऊपर आएगा बियर, ठीक है। तो ये जो फूड चेन है ना, ये हमें दिखाती है सीक्वेंस कि कौन किसको खाता है एक इकोसिस्टम में। द इंटरलॉकिंग पैटर्न ऑफ वेरियस फूड चेन इज कॉल्ड, जब इंटरलॉकिंग पैटर्न होगा, जब बहुत सारी फूड चेन्स होंगी, एक फूड चेन यहाँ से होगी, दूसरी यहाँ से होगी, और ये वाला एनिमल इसको खाएगा, ये इसको खाता है, इसको हम फूड वेब बोलते हैं। बहुत सारी फूड चेन जब आती है ना, तो आपस में मिलती है, तो वो फूड वेब बनाती है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे गलत है, देखिए, जस्ट फूड वेब। शाबाश। अच्छा, डिफॉरेस्टेशन में रिड्यूस द चांसेस ऑफ, डिफॉरेस्टेशन किसके चांसेस कम करते हैं? फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स, इरोजन ऑफ सरफेस ऑयल, रेनफॉल, फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स। देखो,
डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। ठीक है, जब हमने पेड़ काटे तो उससे किसके चांसेस कम होंगे? फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स। जब हम पेड़ काटे तो लैंडस्लाइड्स ज़्यादा होंगे क्या कम होंगे? वो रिड्यूस नहीं हो जाएंगे, वो इंक्रीज हो जाएंगे। सो दिस इज रॉन्ग। सॉइल इरोजन ऑफ सरफेस सॉइल। क्या सॉइल सरफेस का इरोजन कम हो जाएगा? नहीं, ये बढ़ जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स। अगर साइक्लोन्स फ्रीक्वेंट क्या उसका आना कम हो जाएगा? नहीं, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। रेनफॉल कम हो जाएगा। जब हमने पेड़ काटते हैं ना तो हमारे इसमें मॉइस्चर एयर में कम रहता है, ट्रांसपरेशन कम होती है, तो रेनफॉल के चांसेस कम होते हैं। राइट? बात समझ में आ गई? ठीक है, बात समझ में आ गई। सो रेनफॉल इज द राइट आंसर। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी? डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड इंशाल्लाह आई विल कीप कंटिन्यूइंग दिस सीरीज़, जिसमें हम पूरी इकोलॉजी एनवायरनमेंट डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ वेटलैंड्स के बारे में भी पढ़ेंगे, हम क्लाइमेट चेंज के बारे में भी पढ़ेंगे, और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स एक्ट्स जो है वो भी इसमें हम करेंगे। बट डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कितना सीखने को मिला। एंड इफ़ यू वांट टू गिव मोर सजेशंस यू कैन do that also. And if you want to join our batch on WS Academy app, you can do that by downloading our WS Academy app from Google Store and registering there. ठीक है, so take very good care of yourself.